को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को, सबको हम बचा सके, निरोगी कर सके। तो वो काम हम लोगों ने अभी शुरू कर दिया है। हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और अभी वीरेंद्र भाई से मैं कुछ समय के लिए अपने विचार रखने के लिए बोलूँगा। बिल्कुल, नमस्ते। आप बैठे थे भाई साथ में। पहले अब तेलुगु में बोल रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे मेरे लिए। फिर हिंदी में बोला तो लगा कि हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। तो ऐसा देखिए, मैं बड़ा मुझे पहली बार मैं कई बार हैदराबाद आया और रविंद्र शर्मा जी से मिलने के लिए आदिलाबाद जब भी जाना होता था तो हैदराबाद के से आकर यहाँ, क्योंकि सर्कल एक ऐसा बन गया था पहले भी कि काफ़ी सारे लोग जो गाय के विषय में, राजीव भाई के विषय में काम कर रहे जानते हैं, विचारों को फॉलो करते हैं, उनके लिए जो है उनसे मिलने के लिए मैं हैदराबाद के थ्रू, वैसे नागपुर से भी जा सकता था लेकिन हैदराबाद से जाता था मैं यहाँ से। लेकिन अब रविंद्र शर्मा जी गुरुजी जो हैं हमारे अब नहीं रहे अप्रैल में, तो आज पहली बार मैं उनके जाने के बाद आया हूँ हैदराबाद। तो बड़ा खाली खाली सा मुझे लग रहा है कि अब गुरुजी से मिलने का होता था कि अभी गुरुजी से मिलने जाएंगे, वो नहीं है इस बार। तो ये मुझे कल से ये चीज़ मुझे कचोट रही है कि पता नहीं क्यों कि। तो लेकिन उस चीज़ को अब जो गुरुजी ने जितना भी हमें सिखा दिया उसको लागू करने के लिए पहली बार शायद मैं समय निकाल पाया हूँ सुदर्शन भाई के पास आने के लिए। और कि ये अपने साथी हैं लेकिन इनके पास आने का समय नहीं रहता था मेरे पास। लेकिन आज आया हूँ तो बड़ा अच्छा समय है कि आप लोगों से भी परिचय इस बहाने हो जाएगा। देखिए, ये यूट्यूब वगैरह जो सब है, इस पे वीडियोस देखना, लोगों के तक हमारा संदेश पहुंच रहा है, इसकी ज़्यादा संतुष्टि है बजाय इसके कि लोग वीडियो देखकर पहचान जाते हैं। क्योंकि वो चीज़ सबको बड़ा वो लगता होगा कि जहाँ भी जाते हैं फिर लोग, वीरेंद्र भाई आपको यूट्यूब पे सुना है, अच्छा लगा अच्छा लगा। वो प्रशंसा सुनने वाली चीज़ जो है वो नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव डाल पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात और खुशी की बात ये लगती है, क्योंकि गुरुजी ने, रविंद्र शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी कि मानस हमारे देश का ये होना चाहिए कि कुछ है तो ज़्यादा ना लगे और कुछ कम नहीं है तो उसकी कमी महसूस ना की जाए। इससे संतुष्टि का भाव बड़ा बना रहता है। तो इस मानस को बनाने का उन्होंने प्रेरणा दी और काफ़ी हद तक, मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जीवन में बहुत संतुष्टि और शांति का एक वो हो गया है। पूरा एक समय ऐसा आ गया है कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। और यदि कोई दे देता है, कोई प्रेम से हमें नमस्ते भी बोल देता था, मेरे को लगता है बहुत सम्मान मिल गया। वो फिर माला पहनाए नहीं पहनाए वो नहीं मैटर करता है ज़्यादा। तो मैं कहने को तो ये होता है कि सब लोग बोलते हैं व्याख्यान दीजिए, बात बोलिए। व्याख्यान देने के लिए मैं सब बताऊं, मैं व्याख्यान देना मुझे आता भी नहीं। क्योंकि यदि व्याख्यान देने का अर्थ जो है राजीव भाई जिस तरह से दिया करते थे, मुझे मैं अपनी बहुत मन से मैं बता रहा हूँ, मुझे डेटा याद नहीं रहता है। जैसे राजीव भाई को याद रहता था ना, इस सन में ये करके इतने प्रतिशत ये वो। आपने देखा होगा मेरे मेरे व्याख्यानों में भी कभी मैंने इस तरह से डेटा को नहीं बोला है। वो राजीव भाई की ही कला थी। मुझे जो आता है वो है तो जो मेरे मन में उस समय बातें आ रही हैं, मैं कभी भी ये तैयारी करके नहीं आता कि मुझे यहाँ पर क्या बोलना है। मैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के चेहरों से अपना आप वो मुझे पता लग जाता है कि मुझे किस बात को मैं बोलूँगा तो शायद आप लोगों की समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। उसी समय निर्धारित होता है। अभी भी मैं निर्धारित कर रहा हूँ कि मैं किस विषय से आपको लेके जाऊँ, लेकिन उस विषय पे आप लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव डाल पाए या आप लोगों के ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो जाए, बस इतना प्रयास रहता है। तो वो मन से ही बोलने पे होता है। तैयारी करके मैं नोट्स बना के वो लिखा हो, मैं उसको देखूं कि अब मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, वो नहीं हो पाता है। तो मैं बातचीत करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि, और बातचीत में बहुत फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं मैं नहीं करता हूँ कि ज़्यादा धन्यवाद बोलना कि इन्होंने मुझे अवसर दिया। वो सब मुझे पता है कि सुदर्शन भाई को मैं धन्यवाद नहीं भी बोलूँगा तो धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की भावना मेरे मन में है। वो जाहिर करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं रहता है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये छोटी सी चीज़ है कि आज हम लोगों को कल भी जैसे मैं वहाँ बोल रहा था ऑडिटोरियम में, तो किसी ने मुझसे पूछा, मैं 5 मिनट मुझे बोलते हुए था, एक व्यक्ति ने जो भी उसकी व्यथा रही हो, वो एक सॉल्यूशन क्या है, आप जो बोल रहे हो प्रॉब्लम गिना रहे हो। और उनकी बात गलत भी नहीं थी। शायद उसकी मेरी बात उसको इतना असर कर गई कि वो एकदम सॉल्यूशन ढूंढने लगा बैठे बैठे ही 5 मिनट में।
तो ये शायद मुझे लगा कि मेरी बात सफल हो गई उस तक पहुंचने में, कि वो सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब वो चाह रहा है कि तकलीफ उसको है, मतलब ये जो मैंने कहा उसकी मैंने नस को पकड़ लिया है। तो मैंने फिर उस पर विचार किया कि अब हमने परेशानियों पे, जो राजीव भाई के व्याख्यानों में संपूर्णता ये होती थी कि वो अंत में उसका सॉल्यूशन भी दिया करते थे, तो हमने भी इस चीज़ को अपनाया है। और अब जो है, लेकिन उसके पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को समझे बिना जब हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की दुर्भरता, उस मतलब कितनी मुश्किल से वो सॉल्यूशन कर पाएंगे, इस वजह से हम प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, उस सॉल्यूशन को पे पालन करना सबके संभव नहीं है। जैसे राजीव भाई ने WTO के बारे में बताया, अब WTO को कैसे ख़त्म करना है इसके सॉल्यूशन भी बताया, देखा ना। लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसके लिए आपके अंदर वो क्षमता, वो लीडरशिप, वो अध्ययन, वो पूरा टीम बनाकर और बड़ा एक संगठन बनाकर करने का, वो सरकार से भिड़ने की ताकत होनी चाहिए, जो सब में नहीं है। तो सॉल्यूशन सुनते ही व्यक्ति उस मुख्य जो प्रॉब्लम थी उसकी तरफ से आंखें फेर लेता है। ये नहीं कहा राजीव भाई ने गलत किया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारी कमी है कि राजीव भाई जैसे व्यक्ति ने इतनी अच्छे से परेशानी और सॉल्यूशन हमको दिया, उसका हल दिया हमको, हम लोग नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें पता लगा कि हमें जो प्रॉब्लम को भी इतना अच्छे से समझ जाना है, या इतना हमको उसके प्रति भाव जगा लेना है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसके सॉल्यूशन को जिस तरह से भी करना पड़े करना ही चाहिए। ये नहीं कि हम आंखें फेर के बैठ जाएंगे तो हमको वो सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि प्रॉब्लम की तरफ से मुंह फेरने का तभी होता है जब हमको लगता है अभी हमें इसे खतरा नहीं है, या हम सोचते नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं छोटे, हम बच्चों को, मैंने ट्रेन में जाता हूँ कई बार, तो मैं देखता हूँ कई लोग अपने बच्चों को ट्रेन में बहलाने के लिए उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं। वो बच्चा बैठे बैठे कार्टून देखता रहता है, तो वो उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। वो प्रॉब्लम है कि बच्चा तंग कर रहा है, उसका सॉल्यूशन है कि उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो, चुपचाप बैठा रहेगा। वो शॉर्ट टर्म है उनको, लेकिन अब उनको ये कहा जाए कि अपने बच्चों को पुस्तक पढ़ानी है, आपको सॉल्यूशन बता दो, कहते अच्छा मेरा बच्चा परेशानी कर रहा है, आप सॉल्यूशन बताओ क्या करना है। तो सॉल्यूशन आप क्या बताएंगे कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, ये तो ऐसे जो शरारत कर रहा है नहीं करेगा। हमारे बच्चे भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, नहीं तंग करते, शरारत करते हैं, लेकिन हम इतना तंग नहीं कर देते कि हम लोगों को ये कि बच्चे को क्या करें, ये बेचारे हमें करने नहीं दे रहे। गव्य नहीं खिलाएंगे, उनको बाल पाल रस देना, उनको अच्छी भोजन खिलाना। वो चिप्स खिला रहे हैं उन बच्चों को, देखता हूँ ट्रेन में जो भी बिस्किट आया बिस्किट खिलाया, चिप्स आया चिप्स खिलाया। तो वो बड़ी प्रॉब्लम, तो वो सॉल्यूशन मुश्किल है कि इसको किताब पढ़ने के लिए दे दो, या आप लोग किताब पढ़ो, उसको कहानी सुना दो। अगर इसको ये लग रहा है कि इसको कहानी देखनी है ना, आप बोल दो, लेकिन उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, फिर मैं कैसे पढ़ूँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे मोबाइल फ़ोन आसान है, वो दे दो। आप समझ रहे हैं जो कंपैरिजन मैं दे रहा हूँ? तो इसी तरह से हमको, लेकिन उसको जब तक ये नहीं समझाया जाएगा कि तेरा बच्चा जो है, जो तूने मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, छोटा सॉल्यूशन दे के तू मुंह फेर के बैठ गया इसकी परेशानी से, ये जो मोबाइल हाथ में पकड़ना है, इस बच्चे को आगे चल के इसके हाथ पैर अपंग भी हो सकते हैं। चाहे भले झूठ बोल के कर दो उसको, जब तक उसको प्रॉब्लम इतना बड़ा सच बोलना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा ना। उसकी हड्डियाँ इतनी कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियाँ कमजोर हो गई, बेटी हुई तो आगे चल के और भी कई परेशानियाँ हो सकती है। लेकिन जब तक वो उसको रियलाइज नहीं होगा तब तो अरे नहीं दे क्योंकि थप्पड़ मार के भी मोबाइल छीन के रख लेगा, बोल चुपचाप नहीं मिलेगा कुछ भी, तब तक वो सॉल्यूशन नहीं करेगा। तो यही हमारे देश के साथ भी हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे सॉल्यूशन के, भूख लगी है, अरे खा लो ना ठेले पे कुछ भी, पेट ही तो भरना है। लेकिन उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा, वो जो तो विजुलाइज नहीं करेगा, बाईपास हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो नहीं करेगा व्यक्ति। ठेले पे खाना बंद नहीं करेगा। वो फल सामने, फल के रेडी भी खड़ी है, लेकिन वो खाएगा ठेले पे, फल नहीं खाएगा क्योंकि उसमें स्वाद नहीं आता। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक विषय को समझाने के लिए मैंने थोड़ी भूमिका आपको बताई कि हम लोगों को परेशानी को समझना बहुत ज़रूरी है। कल मैं जब आ रहा था, मेरी जो फ्लाइट थी, तो ये जो मैं अभी एक विश्लेषण देने वाला हूँ, मैं रास्ते में बात कर रहा था कि वो छोटा सा विश्लेषण था। आप लोग भी इसे सोचिएगा। मुझे नहीं पता आपके हमारे पंचगव्य से ज़्यादा संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे जीवन से संबंधित है, या हम जो बीमारियां हमको होने वाली हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उससे संबंध है उसका। और ये बात औरों तक भी पहुंचाएं आप इस बात को। तो कल मैं जब फ्लाइट में था, तो जिस एयरलाइंस था, उस एयरलाइंस का एक एप्लीकेशन है जिसके डाउनलोड आप करते हैं। तो जब आप फ्लाइट उड़ रही होती है तो उस समय आप फ्लाइट मोड पे करके और वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो उस एप्लीकेशन में आप फिल्म्स और म्यूज़िक वगैरह सब सुन सकते हैं।
तो आपको 2 घंटे की भी यदि फ्लाइट है आपकी, तो 2 घंटे की फ्लाइट में भी आपको सोचने का या सोने का अवसर नहीं देना चाहते वो लोग। वो चाहते या तो आप सो जाएं, या आप जब जगह हो तो मोबाइल में फिल्म देख लें, बशर्ते कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो भाई किताब पढ़नी है, हम मुझे इससे मतलब नहीं है, वो अलग बात है, बोले बिरला ही कोई होगा। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, फ्री में फिल्म देखने को मिल रही है, फ्री वाईफाई बेचकर तो इस देश में सरकारें तक, दिल्ली में सरकार की फ्री वाईफाई देंगे, उसके नाम पे वोट भी मिल जाते हैं उनको, तो वाईफाई मिल रहा है तो देखते हैं सब लोग। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये 2 घंटे थे मेरे पास, तो मैं कुछ पुस्तक पढ़ना चाह रहा था, वो पुस्तक मेरी चेक लगेज में चली गई, मुझे बाद में ध्यान आया कि वो पुस्तक मैं रखना भूल गया, तो मेरे पास सोचने का थोड़ा अवसर मिल गया मुझे। तो मैंने कल ही ये बात सोची बैठकर कि ये खेल क्या है, कि मुझे जो है इसमें फ्लाइट में बैठकर के बावजूद भी मुझे 2 घंटे मैं कुछ देश के बारे में, अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में या किसी के विषय में सोच भी ना सकूं, उससे भी मुझे बाधित कर किया है, वो भी मेरी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऑप्शन है मैं नहीं करूं, लेकिन मुझे वो ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जाएगा तो कर भी लेंगे हम। तो समझ में आया ये धीरे धीरे कि फिर वो पूरी की पूरी जो परिप्रेक्ष्य समझ में आने लगा कि मुझे याद है आज से 2005 जब ये मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन, ये 2007 में जब ये आया था, आईफोन जब आया था, लॉन्च हुआ था टच स्क्रीन वाला, तो इसने पूरे रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरा, फिर टच स्क्रीन सब आने लगा। तो पहले तो लगता था कि टच स्क्रीन जो है, मुझे आज भी याद है 2005 में ये कुछ कंपनियों के टच स्क्रीन के फ़ोन आते थे, उनको देख के बड़ा ऐसा लगता था कि कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है। आज भी याद है, हम ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है, देखा ना, ट्रेड फेयर लगता है, बहुत बड़ा लगता है। जब छोटे छोटे थे हम, मुझे आज भी 99 की शायद बात है, 99 या 98 की, आज भी याद है, फिलिप्स कंपनी का एक प्लाज्मा टीवी, क्योंकि मुझे गैजेट्स का बहुत शौक रहा है शुरू से। मैंने अपनी पहली सैलरी से भी 20,000 रुपये खर्च करके मैंने सोनी का हाईफाई सिस्टम खरीदा था। 20,000 रुपये उस समय बहुत होते थे, और उसमें मुझे अच्छी म्यूज़िक और ऑडियो का बड़ा वो था शुरू से, तो वो तो मेरे बहुत शौक था। तो हमें याद है, हम उस टीवी को देखने के लिए गए थे। वो टीवी क्या था? वो था प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा के बाद एलसीडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया, ठीक है। प्लाज्मा टीवी था, वो दीवार पे एक उन्होंने बहुत लगभग इतना बड़ा एरिया था पूरा, इससे बड़ा, उसमें एक दीवार पे वो प्लाज्मा टीवी लटकाया हुआ था, और उसको देखने के लिए ऐसे भीड़, जैसे हाथी होता है ना जू में, उसको देखने के लिए पूरी भीड़। और क्या कीमत थी उसकी? 7 लाख रुपए। उसकी कीमत शायद 7 लाख, लाखों में थी, लेकिन 7 लाख थी, 4 लाख थी, ऐसे कुछ था। 7 लाख का प्लाज्मा टीवी आज आपको एलईडी टीवी जो है वो कितने में मिल जाता है? 12-12, 13-13 हज़ार रुपये में। तो हम लोगों की जो मानस में क्या घुसा, यार ये टीवी चाहिए, अच्छा कमाएंगे, ऐसा टीवी घर में लाएंगे। बच्चों के दिमाग में ये आएगा, और क्या आएगा? अच्छा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गधा बनना पड़ेगा, उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। मानस पूरा एक आपके सेट हो गया ना। इसके बिना तो नहीं आएगा ये। समाज सेवा से तो नहीं आने वाला, गाय के ग्वाला बन जाएंगे तो नहीं आने वाला, साफ सीधी बात है। तो वो मानस इन लोगों का था। तो इन्होंने इस तरह से ये क्या करते हैं, इनके शायद मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे शायद याद है कि बहुत साल पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे को पढ़ने का था, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा पढ़ता था, बचपन से हमें आदत डाल दी थी। ये भी बड़ा षड्यंत्र था कि हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर इन एजुकेशन करके इनका वो चलता है। तो आज भी याद है कि जब हमारे आरबी स्कूल में ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार आता था, तो उन्होंने क्या आदत डाली थी कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया को, मैं बड़ा होकर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा कोई और अखबार पढ़ने का मन ही नहीं करता था मेरा। एक वो सेट हो गया, पता नहीं क्यों। तो उसमें दिल्ली टाइम्स आता था पहले, बहुत पहले से। तो दिल्ली टाइम्स पहले बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती थी, धीरे धीरे अश्लीलता बढ़ गई उसके अंदर। लेकिन स्कूल में वो दिल्ली टाइम्स आना बंद नहीं हुआ, बच्चों को अश्लीलता परोसी जा रही है बचपन से ही। तो ये लोगों ने क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी दूसरे अखबार में खबर आई थी कि कोई फिल्म एक्टर था, कि उस फिल्म एक्टर जो है अपने घर में एलईडी पे फिल्म देखता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ शायद 15-18 साल पहले की, 15-18 साल पहले की। जिस एलईडी को हम आज कहते हैं कि अरे एलईडी टीवी घर में होना चाहिए, उस एलईडी पे वो टेक्नोलॉजी तब भी अवेलेबल थी, महंगी थी। कोई बड़ा फिल्म स्टार था, उसके घर पे वो एलईडी टीवी देखता। मतलब क्या था कि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल तब थी, लेकिन हमारे लिए नहीं थी, सस्ती नहीं हुई थी, इजीली अवेलेबल नहीं हुई थी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी चाहते तो तब भी
अवेलेबल हो सकती थी कॉमन पब्लिक के, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले फ्लैट स्क्रीन टीवी लाए, ठीक है ना, फ्लैट स्क्रीन के बाद प्लाज्मा टीवी लाए, प्लाज्मा के बाद ये एलसीडी टीवी लाए, एलसीडी के बाद एलईडी टीवी लाए, एलईडी टीवी के बाद ये हाई डेफिनेशन लाए, फिर फुल एचडी लाए, एफएचडी लाए, फिर अब 2K लाए, फिर 4K ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कर रहे हैं ये लोग कि आपको अपना टीवी 1-2 साल में पुराना लगने लगे तो नया खरीदने के लिए कुछ नया शगुफा छोड़ेंगे नहीं, कैसे करेंगे? और पहले ही अगर 4K टीवी लॉन्च कर दे, कुछ कर दें अगर, तो कौन, इनका तो मार्केट खत्म है। तो ये धीमे धीमे धीमे, अब जैसे फोन्स का है, पहले 512 रैम थी, फिर 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 10 GB आ रही है ना, अब उस पर फोन बेचते हैं सब। आपको पुराना फोन 1 साल में पुराना लगने लगता है अपने, यार टेक्नोलॉजी यार नया होना चाहिए। ये इनका खेल है पूरा। तो ये खेल इन्होंने क्या किया, तो इसमें अप्लाई किया कि जो मैंने पूरी ये भूमिका बनाई, इसलिए कि 2005 में हमें, अभी भी 5 नहीं, बाद में जब ये 2007 के बाद लॉन्च हो गया टच स्क्रीन टीवी, आपको पता है, आपको डेटा 1 GB डेटा के लिए भी आपको कितना महीने भर चलाते थे आप 1 GB का डेटा चलाते थे? कितनी कंजूसी से चलाते थे? 250-300 रुपए का मिलता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और हम लोग आज हमें कितना बढ़िया काम हो रखा है, डेली का 1-1.5 GB और महीने का 40 GB। मतलब इसके लिए हम लोग पता नहीं, अगर किसी मिनिस्टर की अप्रोच भी लगती है, अगर 5 साल 6 साल पहले, तो मिनिस्टर की अप्रोच लगवा के भी इतना करा लेते अगर हमें मिलता होता तो। लेकिन हमें ये लगता है कि बहुत बड़ी सौगात मिली, ये आपको अभिशाप मिला है जिसको वरदान समझ रहे हैं। इसी कहानी बताता हूँ, यही मैं विश्लेषण आपको बता रहा था जो कल मैं सोचा बैठकर। 2006-7-8 हाँ 2006-7 में टॉरेंट वेबसाइट्स आई। इन्होंने पहले क्या किया, आप देखिए, चीज़ इनके पास होती है, लेकिन रिलायंस ने क्या किया, 2003 में इनकमिंग कॉल्स, पहले इनकमिंग कॉल्स भी चार्जेबल थी, मानते हैं ना, इनकमिंग कॉल्स चार्जेबल थी, और इनकमिंग के लिए भी हमारे यहाँ बड़ा हुआ था। तो रिलायंस आया, सारे ऑपरेटर्स ने कॉल फ्री कर दी, मतलब कर सकते थे की नहीं, तो सबने कहा रिलायंस से बहुत बढ़िया काम कर दिया। बढ़िया काम नहीं कर दिया, उसने इस फोन को हर जेब में पहुंचा दिया। वो देश की विकास नहीं, देश को आगे चल के रेडिएशन से होने वाले नुकसान, जो भी फिल्म भी आई ना, कौन सी 2.0, उसमें यही बताया ना, लेकिन वो फिल्म बन के रह जाती है, कोई पालन नहीं करता है। बहुत अच्छा मैसेज था उस फिल्म में, यदि देखा जाए तो उसमें ये दिखाया कि रेडिएशन से होने वाला नुकसान जो है, घर घर में सबके जेब में मोबाइल पहुंच गया, तो हम लोग खुश हो गए, अरे वाह इनकमिंग कॉल फ्री हो गई। यदि कोई फौजी जो है वो सीमा की सरहद पे देश की सेवा कर रहा है, अब वो जब छुट्टी पे जाएगा या कोई चिट्ठी उसकी आएगी, तो ही वो बात करके एक ललक होती थी परिवार से मिलने की। अब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वो परिवार से, मतलब किस तरह दौड़ा जाऊं मैं, मिल लूं बस उससे, उनके चेहरा देख लूं, वो एक खत्म नहीं हो गया, एक चाम था। आप समझ रहे हैं ना, चिट्ठी आती थी तो उसमें हालचाल लिखे जाते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेक्नोलॉजी सब बेकार हो गई, मैं कह रहा हूँ लेकिन हमारे मानस पे कितना फर्क पड़ गया। तो हमें इनकमिंग कॉल्स फ्री हो गई, तो हमने जो काम जरूरी नहीं भी था उसके लिए भी कॉल कर करके आपने देखा होगा क्या होता है। आप मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, कोई मित्र आ रहा है, वो रास्ते में है, पता है वो गार से आ रहा है, जब पहुंचेगा बाहर आके कॉल कर देगा, लेकिन हमारे पास कॉल फ्री है, उसके पास इनकमिंग फ्री है, तो मुझे 10 बार कॉल, कहाँ पहुंचे भाई, कहाँ पहुंचे भाई, अरे जल्दी आओ ना यार, अरे ट्रेन में बैठा है मान लीजिए, अरे जल्दी, अरे ट्रेन मैं चला रहा हूं क्या, लेकिन हम कॉल करना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, उतनी देर रेडिएशन में मैं झेलूंगा, उतनी देर वो करेंगे, तो मतलब इनकमिंग कॉल फ्री हो गई, तो ये हो गया। अब वो आउटगोइंग भी हो गई, सारा फ्री हो गया। इन लोगों ने फिर हमको इनकमिंग कॉल फ्री होने के बाद आउटगोइंग के भी पीछे भी इतने मिनट्स कॉल फ्री, इतने मिनट्स कॉल फ्री, अभी रिलायंस जियो वाले आए, उन्होंने सारा फ्री कर दिया। और ये कर सकते थे, लेकिन अब इनको लगा अब कोई चारा नहीं था, हमें भी करना पड़ेगा। अब 200 रुपये 300 रुपये महीने भर कहीं भी कॉल करो, होता है ना। अब आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ इसका, कर सकते थे, हमारे लिए किया नहीं,
लेकिन सोचिए इस बात को कि रिलायंस के आने के बाद इन्होंने हमें फ्री डेटा दिलवा दिया, इतना कुछ दिलवा दिया, क्या बहुत अच्छा काम किया? नहीं, ये फिर उसका सेकंड स्टेज था कि आप लोगों को डेटा की आदत डलवाना। इस डेटा की आदत कैसे डलवाई, अब वो मैं बताता हूं आपको। 2006-7 में टॉरेंट वेबसाइट्स पे आप फिल्म डाउनलोड कर सकते थे। टॉरेंट वेबसाइट्स पे आप फिल्म जो है ब्लूरे डेफिनेशन में या डेफिनेशन में, लेकिन ब्रॉडबैंड की स्पीड हमारे यहाँ बहुत कम थी। मुझे आज भी याद है, मैं भी डाटा करता हूँ, मुझे 1 MB 2 MB स्पीड मिलती थी। तो कोई फिल्म मुझे डाउनलोड करनी होती थी, क्योंकि मैं फिल्म जो है वो सेलेक्टिव देखता हूँ। मेरे कलेक्शन में ऐसा है कि क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है, तो इस कारण से मैं फिल्म देखता हूँ। मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स होते हैं, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं होते कभी भी। तो मुझे उसकी नरेशन, कैसे स्टोरी लिखी, डेवलप की, उसको मैं अध्ययन करने के लिए फिल्म शुरू से देखता आ रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव, मैं हमेशा सिनेमा हॉल में भी जाके फिल्म देखता हूँ तो मैं अकेला जाके देखता हूँ, मेरे साथ कोई होता नहीं, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। अगर मैं कोई फिल्म सेलेक्ट की है, मुझे देखनी है, तो उसकी पूरी कहानी को स्टडी करने के लिए मैं हॉल में आकर अकेले देखता हूँ। ये मेरा तरीका है। तो इसमें कोई ये कहे कि वीरेंद्र भाई आप फिल्म देखते हो, अंग्रेजी फिल्म देखते हो, वो सेकेंडरी चीज़ है। उन्होंने, मेरा जो पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, आगे चल के होने वाला है, मैं उसके हिसाब से अपना अध्ययन करता हूँ, मेरा अध्ययन का विषय। तो हम भी फिल्म देखने का बड़ा थे कि यार ये फिल्म आई है, इसको देखना है। अब लेकिन होता क्या था कि हॉल में देखने का उस समय नहीं था, समय भी नहीं था, कुछ नहीं, तो एक घर पे देख लेंगे इसको। तो डाउनलोड करने का टॉरेंट वेबसाइट्स पे आप वो होता था कि आप फिल्म डाउनलोड कर लीजिए। जो भी नई मूवी रिलीज होती थी, कुछ दिनों में उसका अच्छा प्रिंट आ जाता था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया प्रिंट आता था। हमें आदत डलवाई अच्छी हाई डेफिनेशन में फिल्म देखने की, 5.1 चैनल आउटपुट में फिल्म देखने की आदत डलवाई। आपने उसको पहले तो ब्रॉडबैंड पे डाउनलोड कर करके देखते रहे, फिर शेयरिंग होती थी आपस में, पहले ब्लूटूथ से होती थी, फिर उसको भी फास्ट स्पीड कर दिया इन्होंने। अब क्या हुआ, इन्होंने, भारत सरकार या आप मान के चाहे अमेरिकन कंपनी, ये जब भी चाहें किसी भी वेबसाइट को जो है ये चाहते थे उसको बैन कर सकते हैं। आज आप देखोगे कि आपके जो वेबसाइट्स हैं, ये सारे टॉरेंट वेबसाइट्स हैं जिनसे फिल्म डाउनलोड, वो सारी बंद हो गई। आप फिल्म डाउनलोड नहीं कर सकते, इन्होंने बंद कर दिया। कर सकते थे लेकिन पहले किया नहीं, समझ रहे हैं? अब कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपको अब फिल्म देखने की आदत पड़ चुकी है। इंग्लिश फिल्म के स्पेशल इफेक्ट देखने की आदत पड़ गई है, बच्चों को एनिमेटेड फिल्म्स देखने की आदत पड़ गई। फिल्म आप देखेंगे, आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, जो आप खुद बच्चे थे, अब आपके बच्चे हो गए हैं, या आपके भाई हैं, वो सब छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, अब यंग एज में पहुंचे हैं, तो उनको भी वही शौक है ना फिल्म्स देखने का, तो फिल्म देखेंगे। फिल्म देखने के बाद क्या करते थे, उसके लिए क्या करते हैं, इन्होंने सारी टॉरेंट वेबसाइट बंद की, और अब इन्होंने जो है नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी सर्विसेज लॉन्च की। ठीक उससे पहले इन्होंने टॉरेंट वेबसाइट्स बंद की जब नेटफ्लिक्स और अमेजन को लॉन्च करना था। क्योंकि अगर आप फ्री में फिल्म डाउनलोड कर लेते तो नेटफ्लिक्स अमेजन का बिजनेस कैसे चलेगा? अब बात समझ रहे? और ये नेटफ्लिक्स और अमेजन जो है ये कहाँ की कंपनीज हैं? अमेरिकन कंपनीज हैं। तो इन लोगों ने बाकायदा हमें पहले तो आदत डाली किसकी? फिल्म देखने की। फिर इन्होंने अभी भी नेटफ्लिक्स अमेजन भी अभी क्या कर रहे हैं आप देखो, एयरटेल की मेंबरशिप के साथ 1 साल की अमेजन की मेंबरशिप फ्री, नेटफ्लिक्स की 3 महीने की फ्री क्या है? सब कुछ तारों में तो है उलझा हुआ, कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ना कर रहे, रॉ मटेरियल थोड़ा ना इनके पास। लेकिन ये हमको 1-2 साल तक खूब इनके अमेजन नेटफ्लिक्स पे, और मैं कहता हूँ अमेजन नेटफ्लिक्स पे जिस प्रकार से अश्लीलता परोसी जा रही है, आप हैरान रह जाओगे कि जिन फिल्म्स ऐसी फिल्म्स जिनको अगर सिनेमा हॉल में रिलीज करना पड़ता तो ये जो कहे ये आपका जो है सेंसर बोर्ड, इसका परमिशन, वो ऐसी फिल्में वहाँ पर उस पर अपलोड हो रही हैं। क्योंकि हम लोगों को तो, हम लोग उसके वो देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्या क्या कंटेंट अपलोड हो रहे हैं इसके ऊपर, हम देखते हैं, हम तो हैरान रह जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब ये सबकी रीच में आ गया, सबकी रीच में आ गया। कोई फिल्म रिलीज 20 दिन के अंदर अंदर वो इस पर आ जाती है। तो मतलब क्या हुआ, आपके सब जो फिल्म डाउनलोडिंग का ऑप्शन बंद करके इन्होंने आपका डेटा ला दिया। जी नहीं, टॉरेंट नहीं, टॉरेंट एक वो है, टॉरेंट से टॉरेंट वेबसाइट्स क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, टॉरेंट वेबसाइट नहीं है। टॉरेंट का मतलब है कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें कुछ लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास किसी फिल्म का अच्छा प्रिंट आया, आपने उसको अपलोड कर दिया है इंटरनेट पे। अब वो टॉरेंट वेबसाइट्स क्या करती हैं, उन कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें वो लिंक जाता है, तो आप उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो इलीगल होता है काम, हाँ, वो लीगल फिल्म डाउनलोड करने का तरीका नहीं, वो इलीगल होता है।
ठीक है, उसमें हर तरह के कंटेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, फिल्म्स, बुक्स वगैरह सब लोग कुछ भी अपलोड कर दीजिए आप। राजीव भाई के वीडियो अपलोड कर देंगे तो टॉरेंट से डाउनलोड हो जाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी। तो लेकिन मुख्य तौर पे कोई राजीव भाई की वीडियो टॉरेंट पे डाउनलोड करके नहीं देखेगा। राजीव भाई के वीडियो भी इसलिए देखे जा रहे हैं कि यूट्यूब पे डेटा आ गया, वो उसका फायदा है। इसी पे मैं अभी आने वाला हूँ कि उद्देश्य क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि आप लोगों को डेटा जो है मिला है, आज एक दिन का 1 GB डेटा मिला है, तो हम कर क्या रहे हैं। जैसे पहले इनकमिंग कॉल फ्री हुई तो आपने बेमतलब के कॉल्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो 1-1 घंटे बातें कर रहे हैं, बातें कुछ करनी नहीं, बस फ्री है तो करते रहो। मैं वोडाफोन में था पहले 2005 में, तो हमें पता है कि हमें एक ऐसा प्लान था हमारे पास कि हम लोग दिन में 3-3 घंटे भी कोई बात कर लिया अपने साथी, मेरे कई दोस्त थे, वो लोग क्या कहते मेरा फ़ोन लेके बात करते थे, क्योंकि हमारा फ्री था, वोडाफोन का एम्प्लॉयज़ का होता है, तो तब हज थी वो, तो उसमें ऐसा था कि फिर महीने का 200-250 रुपये बिल आता था हमारा, जो अगर वो करते तो उनका 5-6 हज़ार का बिल आ जाता। तो ऐसा था, लेकिन बिना मतलब की बातें करते लोग, आदत पड़ गई ना फिर। हाँ जी, पहुंच गया मैं। क्या बना है मिस कॉल कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जो अमेरिकन भी इस मामले में बड़े वो कहते हैं कि हमने दुनिया में ये जुगाड़ देश जो भारत का है ना, हमने देखा इन लोगों ये मिस कॉल से भी अपना काम चला लेते है ना। मिस कॉल में इनको कोई फायदा नहीं होता, ये कॉल कनेक्ट भी करते, सब कुछ करते, मिस कॉल मार के छोड़ देते। तो हमारे यहाँ पे भाई मिस कॉल मार देना, जो इनके वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अगर इसमें से भी हमको नुकसान करके इन्होंने कमाना सीख लिया, कि अपना काम निकालना सीख लिया, हमारी कॉल लग जाती है लेकिन वो कॉल उठाता नहीं तो हमको पैसा मिलता नहीं, सारा कनेक्टेड पूरा करते हैं, मिस कॉल मार के छोड़ देता है, दूसरे को समझ में आता है, वो घर से बाहर आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है, मैं पहुंच गया उसकी मिस कॉल मार देना। तो ये भारत के लोग कर सकते हैं, लेकिन ये फिर उससे भी आगे चले जाते हैं। अच्छा, आपको मिस कॉल मारने की आदत है, ऐसा करो लो, अब आपको फ्री देते तो फिर क्या बकायदा, अब मिस कॉल नहीं मारता थे, फोन मारता मिस कॉल, अब कॉल है, अब मुझे वो कर देना। अब व्हाट्सएप हो गया, डेटा ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो उसके लिए, नहीं तो यूट्यूब भी नहीं चल पाता, फेसबुक भी नहीं चल पाता, कुछ भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप देखो जितने 1 GB डेटा में पहले काम चल जाता था, आज जो है 1 GB 1.5 GB एक दिन में भी काम नहीं चलता, क्योंकि उनके हाई डेफिनेशन वीडियोस आ गए सबको। तो डेटा कंज्यूम करने के लिए भी आप लोगों को करना पड़ेगा ना। अभी इनकी देखो कमाई तो हो नहीं रही, क्या होता है 300 रुपये महीने पहले का, तो कोई ज़्यादा बात करता था तो क्या होता था 1000 रुपये का बिल आ गया, 2000 का बिल आ गया। अब कितना ही बात कर लो 300 रुपये का बिल आने वाला है, कमाई कहाँ से करेंगे। कमाई करेंगे ये इस तरीके से कि जब डेटा कंज्यूम होता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा, उसी पे खेलते रहेंगे आपस में, एड्स के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा पैसा ही हमसे कमा लेंगे। ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, फिर हम लोग मिस कॉल से करने लगे तो इन्होंने हमसे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। अब जो है इसमें दिशा देने की क्या ज़रूरत है हमको, कि यदि हमें डेटा मिला है तो या तो हम राजीव भाई के वीडियो देख के देश के लिए प्रेरित हो जाएं, आप समझ रहे हैं ना, या फिर उस डेटा को यूज़ करके हम जो एक ये जो है ना यूट्यूब या फेसबुक, अब देखो पहले कोई किताब पढ़ते थे आप, तो किताब खत्म हो गई, आपने बंद करके रख दी, पढ़ ली पूरी, चैप्टर क्लोज, बंद गया। ये अब किताब की एक कुआं है ये, जिसको ऐसे करते जाओ और नीचे कंटेंट आता जाएगा, अंत नहीं है इसका। देखा ना आपने, आप पूरी रात बैठे रहो, नेक्स्ट करते जाओ, वीडियोज आते जाएंगे, आप देखते जाओ, कितना ही कर लो। तो यदि आप तैयार हो इस कुएं में गिरने के लिए, ये जो कुआं है गहरा अंतहीन कुआं, तो ये आपको उसमें संभालेगा। लेकिन यदि इस कुएं में से आपने अमृत निकालना है तो इसके लिए आपको विवेक अपना डेवलप करना पड़ेगा, वो गव्य करेंगे, पंचगव्य करेगा। नहीं तो क्या होगा, वो अरे वीडियो अच्छा लग रहा है, किसी के घर में पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, एक्सीडेंट का वीडियो, किसी का गला काटते हुए का वीडियो, दो में लड़ाई हो रही, हमको कितना मजा आता है लोगों को, मैंने देखा है दिन भर वो लोगों की लड़ाइयों का वीडियो देखते रहते हैं, आपस में पड़ोसी लड़ाई हो रही है, मारपीट कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हो गया, वही देखते रहते हैं, उनको उसी में आनंद आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या है, मतलब आपने ऑप्शन दे दिया, क्योंकि जिसका जो इंटरेस्ट है उसका उससे वीडियो देखता रहता है वो। अब एक नया वो आ गया कोई वीडियो का, देखे ना 5-5 सेकंड के वीडियो होते हैं, गाने में कोई भी क्या बोलते हैं, टिकटॉक, अच्छा, कि उससे पहले वीडियो से पहले आता है ना, कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखने लोगे आप, चाहे राजीव भाई का वीडियो उससे पहले भी यही आएगा, तो ना चाहते हुए भी आप देख रहे हो उनको। हाँ, तो वो वीडियोस में क्या है, अब कोई औचित्य है उन वीडियोस का, लेकिन लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट करते जाओ, देखते जाओ, इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन को।
मतलब क्या है, आपको सोचने का समय ना मिले, आप चिंतन का समय ना मिले, उस समय को आप इसमें लगा दें, यही वो चाहते हैं। मैंने देखा है रात के 2-2 बजे तक लोग, अभी सर्दियां हैं दिल्ली के वहाँ ले जाए उसके वीडियोज देखते रहेंगे, और ये कोई उल्टे सीधे वीडियोज देख रहे हैं, साधारण वीडियोज भी देख रहे हैं, लेकिन वो आदत पड़ गई है, लत, एडिक्शन हो गया। और धीरे धीरे इस फोन के डी एडिक्शन के सेंटर खुल जाएंगे यार, ये पक्का है। इसका जीता जागता स्वरूप जो मैं देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं कई, आपने पिक्सार की वो फिल्म देखी वॉल ई, ये फिल्म है पिक्सार एनिमेशन फिल्म्स हैं, पिक्सार बहुत अच्छी फिल्म बनाता है। उसने वॉल ई 2008 की फिल्म थी वो, 2008 में भी वो जो लिखने वाला था उसने इतनी सुंदर फिल्म लिखी थी, आप देखिएगा उसमें कोई बहुत डायलॉग्स नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं भी समझता होगा वो भी समझ जाएगा उस फिल्म को, उसमें ज़्यादातर भाषा ऐसी जो देख के समझ जाओगे, साइलेंट मूवी टाइप की है वो। उसमें इतना अद्भुत दिखाया था कि एक यहाँ पे पृथ्वी रहने लायक नहीं बन गई है, नहीं रह गई है, पृथ्वी रहने लायक नहीं रह गई है, तो एक कंपनी ने, जैसे गूगल जैसी कोई कंपनी है बड़ी कॉर्पोरेट, जिसने ये हमको ऐड देना शुरू किया है कि अब आप धरती जो है रहने लायक नहीं है, वी विल क्लीन दिस अर्थ फॉर यू, और आप यहाँ धरती को छोड़कर कुछ 5-6 साल जो है वहाँ रहिए, अंतरिक्ष में रहिए, तो टिल द टाइम हम आप पृथ्वी साफ कर देंगे, फिर आपको हम दोबारा ले आएंगे और फिर आप अच्छी पृथ्वी पे रहना, बढ़िया पृथ्वी पे रहना। तो पृथ्वी, उसमें दिखाया गया कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ है, तो इन्होंने एक रोबोट जो है वो बना के यहाँ छोड़ दिए, बहुत सारे रोबोट बना के छोड़ दिए जो सफाई में लगे रहते हैं, ऑटोमेटिक थे बहुत। ये करीबन बात है 2100 सन 2100 के बाद की कुछ कहानी थी उसमें। लेकिन वो हो उल्टा जाता है कि वो 500-600 साल हो जाते हैं, धरती क्लीन नहीं हो पाती, और वो सारे रोबोट खराब वराब हो चुके, एक ही रोबोट बचता है बेचारा वो पूरी पृथ्वी पे, वो ही अकेला लगा रहता है, वो भी ऑटोमेटिक है तो चल लगा रहता है। तो ये उन्होंने फिल्म बनाई थी। तो अब जो लोग, उनका ऐड भी बड़ा अच्छा सा आता था कि आपको चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वो पे उस स्पेसशिप में जो है बड़ा अच्छा सा एक वो होगा जिस पे बैठ जाएंगे तो कहीं भी आपको ले जाएगा, वो जाएगा, और सारा ऐड बड़ा अच्छा सा देते थे, तो आपको भी देख के लो यार बड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी वहाँ। लेकिन जो चीज़ 500-600 साल में क्या होता है, पीढ़ी यहाँ जब आ जाती हैं तो उनका क्या था, जो बोन मास होता है वो इतना कम हो जाता है कि उनकी बोन्स जो है, अंतरिक्ष में क्या होता है कि आप कभी देखो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं जब अंतरिक्ष में होते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी हड्डियां क्या है, उनका हड्डियां जो है वो, उनका मास कम हो जाएगा, तो वो फूल जाएंगे, तो हड्डियां कम हो जाएंगी और मास ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ऐसा हाल ना हो जाए तो वो करते रहते हैं एक्सरसाइज। लेकिन 500 साल में क्या हुआ, सारे वो गोल गोल बन गए लोग हमारे यहाँ पे, बिल्कुल मोटे मोटे, उनकी हड्डियां बिल्कुल सिकुड़ गई हैं अंदर। और तो उनका आने जाने का तरीका वही होता है, एक होवरबोर्ड होता है जो हवा में से तैरता रहता है, उसके ऊपर बैठे रहते हैं वो लोग, बस वो जहाँ जाता है वही ले जाता है उनको, ठीक है ना। तो सब लाइन में, जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक चलता है ना, ऐसे वो सब लोग जहाँ भी जाना होता है सेट कर दे, डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया और उनका जहाँ भी घर है वहाँ पे वो लेके जाके, स्पेसशिप के अंदर ही सारा कुछ व्यवस्था है। तो उनके आगे एक स्क्रीन लगी होती है। अब जो मुद्दा जो हमारे जो सामने फ़ोन लगा रहता है ना, तो एक स्क्रीन, जब वो उस पर बैठे होते हैं, उनका वो जो उनको हवा में लेके जा रहा होता है, उनके आगे एक स्क्रीन लगी रहती है मोबाइल फ़ोन जैसी। तो वो जो आसपास कुछ भी है उसको नहीं देखते, उनको सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे मिलती है कि टुडेज, अब वो जो कंपनी जो लेके गई थी, अब उसको अपने सामान बेचने होते तो क्या होता है कि टुडेज थीम इज ब्लू, तो कड़क ब्लू पिट करते, तो उनका वो होवरबोर्ड, उनके कपड़े वपड़े सब ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो आज की थीम ये है, तो बाइज दिस थीम, इस थीम को खरीदिए, आज की थीम में रंग जाइए। तो ऐसे करके प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। जो भी करते हैं वो स्क्रीन से ही करते हैं। सामने वो बैठा है बंदा, उससे बात भी करनी तो स्क्रीन से ही करते हैं, उसकी फेस उस पर आता है, साथ वाले बंदे से मुंह घुमा के बात नहीं करेगा, लेकिन सामने स्क्रीन से बात करेगा। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सीन आता है जिसमें कुछ एंड में क्लाइमेक्स टाइप का होता है, जिसमें वो एक आदमी और एक महिला होती है, वो दोनों वो कुछ ऐसे टकराता है, जब वो भागा दौड़ी चल रही होती है तो वो एकदम से गिर जाता है, तो वो स्क्रीन सामने से हट जाती है, गिरता है तो सामने स्विमिंग पूल देखता है, कहता हमारे पास स्विमिंग पूल भी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, स्विमिंग पूल भी है हमारे पास, मुझे तो पता ही नहीं था इतना स्विमिंग पूल है हमारे पास। अरे फिर वो लड़की बोलती अरे ये तो बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। कहते हमको पता ही नहीं था, हम रोज स्विमिंग पूल के पास ही जैसे बैठे होते हैं, हमें पता नहीं, क्योंकि स्क्रीन देखते रहते हैं हमेशा। तो मैं समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि धीरे धीरे आज यही होता है ना, हम घर में बैठे होते हैं, हमारा देखो, मैं उसमें देखो, ट्रेन में पहले आपस में बातचीत कर लेते थे लोग, अनजान लोगों से, मोबाइल में लगे रहते, कान में वो लगाया, समझ रहे। चलो हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम चलो राजीव भाई की वीडियो सुन रहे होंगे या कोई डॉक्यूमेंट्री जो देश के लिए देख रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फिल्म ही देख रहे हैं। आपस में बातचीत खत्म हो गई,
परिचय कहीं का कोई विषय, देखो कोई विषय कहीं का समझता, कोई कहीं किसी राज्य का है ट्रेन में या कहीं भी, सब अहंकारी हो गए। मैं क्यों बात करूं किसी से? मतलब इतना व्यक्तिवाद में हमको फंसा दिया है कि आज हमको फोटो खींचने के लिए भी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? भले वो एक फीचर है सेल्फी का, ग्रुप सेल्फी का भी फीचर है, लेकिन वो सेल्फी एक सूचक है किस चीज का, कि पहले यदि आप किसी अनजान आदमी को, कि आप 5 लोगों पर हो, किसी भाई जरा फोटो खींच देना, उतना भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जाओ, मैं खुद ही खींच लूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं है आपको। ये उस व्यक्तिवाद की चरम सीमा के तरफ जाने का एक मार्ग है, हमें उससे दूर होना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूं? उस स्थिति पे हम ना पहुंचे, तो उस स्थिति पे ना पहुंचने के लिए हमें ये जो हमें वरदान लगते हैं, वास्तव में अभिशाप है, लेकिन हमें वरदानों में बदलना है। हमें जो स्ट्रेंथ समझने हैं वो हमारी वीकनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको उसको स्ट्रेंथ बनाना है, बशर्ते हम उसे समझ जाएं। तो यदि आप लोग समझ गए कि भाई ये डेटा जो मुझे मिला है इसको देश के भले के लिए प्रयोग करूंगा, आप समझ रहे हैं? अब जैसे मेरा फ़ोन है, मेरे दोनों फ़ोन जो है MI कंपनी के हैं। वो क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे? क्योंकि इसमें जो है बैटरी मुझे 5300 mAh की मिलती है। मुझे इतना प्रवास करना पड़ता है, तो मैं प्लग ही ढूंढता रहूँगा अगर, तो मेरा जो है, मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे रखवाली करनी पड़ेगी फ़ोन की जहाँ प्लग लगा हुआ है। तो मुझे 1-2 दिन तक कोई चिंता नहीं रहती, मेरा फ़ोन जो है मेरे पास रहता है, और मैं उसको, मेरा जब भी मौका मिलता है मैं इसके इंटरनेट को ऑफ़ कर देता हूँ। ये भी आप भी करिए, इंटरनेट को ऑफ़ कर दीजिए। जब आपको लगे मुझे व्हाट्सएप का कोई मैसेज पढ़ना है, ठीक है, तो उस समय उसको ऑन करिए, आधा घंटे दिन में व्हाट्सएप को दीजिए, उसमें आपको जितना रिप्लाई, क्योंकि देखिए कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश इतना ज़रूरी नहीं होता कि व्हाट्सएप पे भेजकर कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी होगा ना, वो आपको फ़ोन SMS कैसे वाया करके पता कर ही लेगा। आपको पता है इस बात का ना, कर लेगा, क्योंकि आपने इंटरनेट बंद किया तो उससे फ़ोन तो बंद नहीं हो गया ना। आप समझ रहे हैं बात? तो ये आप ध्यान रखिए इस बात का कि इसको हमें स्ट्रेंथ बनाना है, तो इस डेटा को प्रयोग करके देश का भला करना है। इसको क्या करना है? इसको केवल वीडियो कॉल करके और ये करके, ठीक है, वो फीचर है, लोगों आप आपस में बातचीत करें, विदेश में है, चलो समझ गए, कोई बात करना है कर लीजिए, लेकिन उसकी लत मत डालिए। फ़ोन छोड़ना पड़े तो छोड़ भी देंगे, ऐसा मानस रखे। कुछ हो तो ज़्यादा ना लगे, कुछ ना हो तो उसकी कमी महसूस ना हो। मानस जो शुरू में बात की थी ना मैंने, तो ये आपको करना है कि गुलाम नहीं बनना है। आप समझ रहे हैं ना? इसका गुलाम नहीं बनना है। ये जो गहरा कुआं है ना, इस कुएं के अंदर घुस नहीं जाना है, इसमें से हमने कुछ निकाल के बाहर, मत कर बाहर निकालना है। तो यही कारण है कि YouTube भी, जैसे आपका है, YouTube में बहुत वीडियोज़ है। राजीव भाई भी YouTube पे देखते थे, सब कुछ देखते थे। आपके भी, हमारा, मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, YouTube से ही परिचय है। तो ये हमने स्ट्रेंथ बनाया इसको। बहुत लोग बोलते हैं, वीरेंद्र भाई आप लोग बड़े दोगले हो, बात करते हो स्वदेशी की, प्रयोग करते हो YouTube Facebook, ये नहीं होता तो आप लोगों का क्या होता? मैंने कहा एक बात बताओ, हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के हथियार चुरा के उन्हीं पर चलाते थे ना। तो जो कचरा इस पे बिक रहा है सारा का सारा, तो कचरा तो अमृत नहीं, हम लोग ढंग की बात नहीं बोल सकते क्या? तो उनके हथियार चुरा के उन्हीं पे फायर करेंगे ना हम, तो वही चल रहा है। इसमें दोगला होने वाली क्या बात है? बैठे रहें, दुनिया का कचरा फैल रहा, हम बस क्या करते हैं घर में, हम 5-6 लोग बैठकर वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे क्या एक कमरे में बैठकर? नहीं कर सकते ना। विचार को फैलाना तो पड़ेगा। कोई कहता है हाईलाइट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या करें? किसी को तो करना पड़ेगा ना। अगर डर के करोगे तो फिर तो कुछ करेंगे, फिर तो बैठ जाओ घर में, क्या जरूरत है? ठेका थोड़ा लिया हुआ दुनिया का हमने। लेकिन सही बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई बुरा माने कुछ माने, कूटनीति से काम करके करना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य जो मेरा था कि ये टेक्नोलॉजी का, मुझे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराने का नहीं था, कि इसको हम ऐसे कई चीज़ें, आप हर चीज़ के विषय में क्या है, दृष्टि डेवलप करिए। जैसे अभी वो भाई कह रहे थे कि मैं RTI लगाता हूँ, तो अब वो भाई हमारा RTI जैसे इन्होंने कहा, तो कोई चीज़ हमें लग रही है कि हमारे बड़े फायदे की सरकार ने कर दी। सरकार आपका फायदा अपने फायदे के बिना नहीं करेगी। सरकार की, मैं सरकार की भी नहीं बोलता, चलो सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार तो बहुत छोटी यूनिट है। जो दुनिया के माफिया हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कभी भी नहीं चाहेंगे
कि उनके राज उजागर करने वाले लोग जो है उनसे वो छुपे रहे, क्योंकि जब तक दुश्मन छुपा हुआ है खतरनाक है, दिल से बाहर आ जाएगा तो शिकार कर लेंगे उसका। दिल से बाहर कैसे निकालेंगे आप उसे? आरटीआई जैसा, आपको क्या लगता है कि देश में जंतर मंतर पे जाके जो झुंझुना बजा देते हैं कोई भी, जो मुझे आपकी सरकार की नीतियों से कोई मतलब नहीं है, मैं आपके विरोध करूंगा, अच्छा विरोध करेगा, अच्छा करो, आपको विरोध करने का बिल्कुल अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। ऐसा करो, जंतर मंतर पे आ जाओ, अपना खाना में डब्बा उब्बा बांध के ले आना, टेंट लगा लेना, वहां चुपचाप बैठ जाना, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, यही तो है, और क्या है? जंतर मंतर झुंझुना ही तो है। तो भाई जो आ गया वहां पर बैठा रहेगा, लेकिन इन्होंने आरटीआई जैसा, जैसे ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, मेरा विश्लेषण गलत आप लोगों को लग सकता है, ये आरटीआई का जब आया तो एकदम से जितने भी बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा टूल है कि अब सरकार की हम अंदर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, यही था ना, और निकली भी है बहुत सारी बातें। कर क्या लिया हमने उसका इंफॉर्मेशन? किसी ने बोला पार्लियामेंट की कैंटीन में पेप्सी कोका कोला क्यों बंद है, भेजा ना आरटीआई, आ गया रिप्लाई, बिकॉज ये अच्छा सा रिप्लाई दे दिया, बिकॉज वी डू नॉट अलाउ ये वो। क्या कर लिया आपने? लोगों ने पीना बंद किया? नहीं किया। लेकिन ये पता लग गया, हाँ ये है, इसको ज्यादा पड़ी है विदेशी कंपनियों की, तो पता लग गया ना, उसका बिल से बाहर निकल आया ना दुश्मन। अब इसको इस पे निशाना पेंट कर दो, अब इसका ध्यान रखना। और कौन कौन है निकालो, जिनको सरकार के अंदर से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, विदेशी कंपनी इंफॉर्मेशन, सारे बाहर आ गए ना आरटीआई के देखते ही, अब निकाल के रहेंगे इन्फॉर्मेशन। हाँ ये सारे उनको उनकी नजर सब पे है, हम पे भी है, आप समझ रहे? तो कोई टूल हमारे, इसीलिए जैसे आधार कार्ड है, बनवाया ही नहीं मैंने बनवाया ही नहीं, अभी तक नहीं बनवाया। जिद हो गई मुझे, देखता हूँ किस हद तक ये फंसाएंगे कि अरे बैंक अकाउंट बंद जाएगा, हो जाने दो, LIC बंद हो जाने दो, टेलीफोन बंद जाएगा, हो जाने दो, देखे तो सही। तो आप समझ जाइए इस बात को कि इनका कोई टूल, इनका कोई सुविधा हमारे लिए असुविधा है, वरदान है, अभिशाप है, हमको पहले एनालाइज करके ही उसके प्रशंसा फिर करनी है। मैं कहता सरकार एज ए यूनिट, उसकी कोई औकात नहीं है कि आपके देश का भला सोच सके। क्योंकि एक बड़ी बात देखो, संसद में कैंटीन में पेप्सी को कोला सर्व नहीं होता, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, पेप्सी को कोला सर्व नहीं होता, अब तक किसी को नहीं पता था, अब आपने बता दिया। अब वो एक बहुत बड़ा एक वो फैक्टर था कि अच्छा क्या बात कर रहे हो, पेप्सी बंद है, कोकोला बंद है, वहाँ नहीं पियाते, अरे मैं बंद कर दूंगा, हाँ वो हमने पढ़ा था पेप्सी कोकोला बंद है, बहुत बढ़िया, और एक आप खुद भी पेप्सी की सिप मार लेगा वो बोलते बोलते। मतलब क्या है, वो जो एक वो फैक्टर था कि बहुत बड़ा शौक या बड़ा एक रहस्य था, वो रहस्य खत्म हो गया ना। जादूगर की टेक्निक पता लग गई आपको, अब उस जादूगर का महत्व नहीं रहा आपके लिए, वही रहा ना। ये उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने का एक अर्थ ये भी है कि वो चीजें जो बहुत जिसको लगता है कि अरे सरकार तो हिल जाएगी इससे, वो चीज इतनी आम बना दो, इतनी जनमानस में कर दो कि लोगों को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आती रहती है ना, कि जो गलत सही इन्फॉर्मेशन आती है उसमें ये अच्छी इन्फॉर्मेशन भी छुप जाएगी कि हाँ पढ़ा तो था हमने उसके बारे में। लेकिन आप लोग अब वो नहीं हो कि अरे सरकार तो बड़ा गलत काम नहीं, और हाँ पढ़ा है यार, ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, जब हमारे अपने रोजी रोटी कमानी है देखो, तो मतलब क्या हुआ, ये नुकसान बहुत बड़ा हो गया। तो ये हमारा खेल जाते हैं ऐसे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ इस देश में हो रही है तो आप सोचिए कि आपको कोई सुविधा मिल रही है उसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखिए मैं कल ही बता रहा था लेक्चर में कि अगस्त ऋषि ने बहुत लोग ये लंबा तो नहीं हो रहा, अगस्त ऋषि ने 4000 साल पहले जो है ये बनाया था, बैटरी का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया था कि बैटरी जो है वो बन सकती है बड़े आराम से। मुझे कई लोग बोलते हैं भाई आप लोग ये कहते हो कि ये हो गया कि भारत में तो इनसे बल्ब भी नहीं बना, वो भी एडिसन ने बनाया, ये बनाया, हमारे यहाँ बैलगाड़ी पे चलते हो, अभी भी आप लोग बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते, ज़्यादा स्वदेशी की बातें करते हो, मतलब कुतर्की जो होते हैं। तो उन कुतर्कियों पे पहले गुस्सा आता था,
लेकिन अब दया आती है। पहले शुरू में जब 1-2 साल में नए नए हम राजीव भाई के विचारों में आए थे तो बस लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे ऐसे लोगों पे, लेकिन अब नहीं, अब तो दया आती है विचारों पे। तो मुझे एक चीज़ ये लगी कि हमारे पूर्वजों ने, जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि कोई चीज़ आपके यहाँ पे आई है तो आप उसको ये समझ रहे हो कि सुविधा है। हमारे पूर्वजों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिले थे उनको, लेकिन तब एक ऐसा समाज था जिसमें कोई चीज़ एक बार नकार दी गई ना, दूसरा ये नहीं कि अरे तू छोड़ मैं तो अपनाऊंगा, मेरी सुविधा है, तू कौन है कहने वाला, ये नहीं था। ये जो कुंभ लग रहा है अभी इलाहाबाद में, ऐसे जो कुंभ लगते हैं देश में, वो पूरे देश की इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप और फेसबुक की तरह एक जगह लाकर सब में फैलाने का एक तरीका था, लेकिन एक सात्विक तरीका था, अनकंट्रोल तरीका नहीं था। कि जो संत ऋषि मुनि जो अखाड़े हैं आज उनका स्वरूप जैसा भी हो गया हो, ओरिजिनली कुंभ का जो स्वरूप था वो ऐसा था जिसमें जो संत थे वो थे वास्तविकता में वो लोग थे जो जिनके संत की परिभाषा में सब फिट बैठते हैं। तो उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती थी, जानकारी दी जाती थी, वही वो जाकर फिर अपने अपने गाँव में वो इम्प्लीमेंट करते थे। जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, ब्राह्मण सब आते थे कि अरे कुंभ में उनके द्वारा ये, तो इस तरह के भी वहाँ पर कार्यक्रम चलते थे जो पूरे देश में इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करते थे। कोई चीज़ है जो लागू होने वाली है, कुछ है, तो इस बारे में भी चर्चाएं होती थी। मैं ये उसका एक भाग था। तो मान लीजिए मैं इसका उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा इस बात को कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया जो हम लोग बलिदान देने को तैयार नहीं होते। हम भी क्या, मैं भी नहीं होता, क्योंकि आज व्यवस्था ऐसी बन गई कि हमें भी ना चाहते हुए भी जो है उन व्यवस्थाओं को प्रयोग करना पड़ रहा है। उसके बिना फिर अच्छा विचार नहीं फैल पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश में जैसे अगस्त ऋषि ने बैटरी बना दी। एक फिनोमिनल ट्रैवल वीडियोस करके एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा अच्छा चैनल है। उस व्यक्ति, वो एक अमेरिकन है, लेकिन उसका नाम मोहन है, भारतीय है लेकिन अमेरिका में रहता है वो, लेकिन वो बहुत अच्छी रिसर्च करता है। उसकी वीडियो सुन के मैं भी बहुत प्रेरित होता हूँ। देखता हूँ कि ये व्यक्ति अपने साइंटिफिक उसमें भारतीय पुरातन पद्धतियों को कितने अच्छे से प्रस्तुत, उसका एनालिसिस, उसका पर्सपेक्टिव इतना अद्भुत होता है कि आप देखिएगा उसको कभी। तो उसमें मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, उसने क्या किया कि इसको वो बनाया, बैटरी सामने सामने बनाई, मिट्टी के कुछ हांडी आली छोटी छोटी, उसमें जो उसमें लिखा था उसमें कुछ सॉडस्ट डाली, कुछ कॉपर या उसके वो डाले और अंत में बनाने लगा। तो फिर उसने एक बात बोली कि हमारे यहाँ के लोग, जो लोगों को जनमानस, मतलब साधारण जनमानस के लिए कोई चीज़ एकदम से उपलब्ध नहीं करवाई जाती थी जब तक कि वो खुद ये नहीं सोच रहे थे कि अगले 500 सालों में क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, हमारे जनमानस समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस चीज़ को लागू नहीं किया जाता था। तो 3 लोग होते थे, एक दार्शनिक, एक गांव में कोई चीज़ लागू होने से पहले दार्शनिक, मैं भूल गया, रविंद्र शर्मा जी ने बताया था, 3 लोग होते थे जो उसको कसौटी पे तोलते थे कि भाई कोई चीज़ आई है, मान लीजिए कोई कारीगर कोई बनाता है, मान लीजिए कोई उत्पाद बनाता है, वो क्या, कोई व्यक्ति मशीन बना के ले आया, अरे ये 10 कारीगरों का एक अकेली मशीन काम कर देगी, ऐसा कर, तो ये बड़ा उत्पादन बढ़ जाएगा हमारा। तो वो उसको पहले ही नहीं कि एकदम से लाया लॉन्च कर दिया, नहीं, उस गांव में पहले वो 3 लोग कहेंगे कि भाई अच्छा ये आ गई है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर गांव में सब लोग, ये कारीगर, मान लीजिए कोई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई जूते बनाने की मशीन है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जूते बनाने की मशीन जो है वो आगे, भाई अब ये 10 जो मोची हैं जो बनाते हैं जूते, इन 10 को जितने पूरे गाँव को जूते पहनाते हैं, अभी एक मशीन अकेली जो है पूरे गाँव को पहनाने के लायक है, समझ रहे हैं। तो अब मतलब क्या हुआ, वो एक जो जूते बनाने वाला है उसने बाकी 9 जूते वालों को काम से बाहर कर दिया। क्या होगा, वो बाकी 9 क्या करेंगे, अपने काम को छोड़ के दूसरे काम को पकड़ेंगे, दूसरे काम को पकड़ेंगे तो किसी दूसरे की विधा पे कब्जा करेंगे, उनके जीविका पे कब्जा करेंगे, यही तो होने वाला है। तो गांव ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उस चीज को कहते नहीं भैया ऐसा कर, इस मशीन को कबाड़े में फेंक, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही अगस्त ऋषि ने जब वो बनाई तो उसमें एक नीले रंग का केमिकल डलता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले रंग का है? हाँ, तो कॉपर सल्फेट जो है उसका जो रंग है वो मोर की गर्दन जैसा होता है। तो अगस्त ऋषि ने उसको जो अपने सूत्रों में लिखा, तो संस्कृत के श्लोक में लिखा, उसको मोर की गर्दन लिखा कि इसे मोर की गर्दन डाली जाए। कोड वर्ड था वो एक तरह से। हाँ, मोर की गर्दन नहीं, कॉपर सल्फेट जैसी कलर की, तो मोर की गर्दन डाली जाएगी इसके अंदर तो ये बैटरी काम करना शुरू करेगी। वो कोडवर्ड था। अब बात समझ रहे हैं? तो कोडवर्ड लिखा तो लोगों ने जो है उस कोडवर्ड को समझ नहीं पाए। जनमानस कहां समझेगा?
तो वास्तविकता में लोगों ने ट्राई, अभी भी कुछ पढ़ के ट्राई को, मोर की गर्दन काट के वास्तविकता में डाल डाल के उन्होंने कहा कि चल नहीं रहा है, डजंट वर्क। हाँ ये हुआ, लेकिन वो कॉपर सल्फेट डाला तो चल गया। फिर वो सामने दिखाया उसने, उस एग्जैक्टली उस सूत्र के अनुसार उसने सामने वो बैटरी का वो कनेक्शन सर्किट बनाया पूरा, और उसने एलईडी बल्ब लगाया, जला। उसमें करंट भी वोल्ट नापे, करंट भी आ रहा है उसके अंदर। बस 4000 साल पहले हमारे पास था, तो हमारे घरों में लाइट क्यों नहीं गई? क्या जाता था, लाइट हो जाती, हो सकती थी ना। क्या बड़ी बात थी उनके लिए लाइट जलाना, बट दे चोज नॉट टू डू इट। उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जल लगाई थी। उनको फिर एनालिसिस किया उन्होंने कि अगर इसको लिख दिया इस, तो आज जो है लगभग 10 साल भी नहीं हुए ई रिक्शा को आए हुए, है ना। तो ई रिक्शा बैटरी चलता। अब ये लोग कहते हैं बड़ा पॉल्यूशन फ्री हो गया है, तो भाई पैर से खींचे वाला रिक्शा कौन सा पॉल्यूशन कर रहा था तुम्हारा? तांगे कौन सा पॉल्यूशन कर रहे थे तुम्हारे? बैटरी सबसे बड़ा वेस्ट है। हाँ, तांगे कौन सा पॉल्यूशन कर रहे थे तुम्हारा? तांगा बंद करके तुमने क्या चला दिया? ई रिक्शा चला दिया। तुमने हाथ वाला जो रिक्शा चलता था, पैर से चलता था, उसको बंद करके तुमने ई रिक्शा चला दिया और बड़े खुश हो रहे हो। अब जब इसकी बैटरी जाएगी वेस्ट, कहाँ जाएगा वो कचरा? कहाँ जाएगा? डिस्पोज करोगे ना, कौन भुगतेगा? हमें, प्रकृति भुगतेगी। फिर प्रकृति बदला लेगी, फिर कहोगे ये क्या हो गया, भूकंप क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। दिल्ली में पहाड़ खड़े हो गए ना कचरे के। तो 10 साल में जब ऐसा हो गया, 4000 साल से अगर बैटरी कचरा झेलते हम, तो मतलब हमारी जो घर की नींव है बैटरी के ऊपर ही बनती है, फिर कचरे के ऊपर ही। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने कहा नहीं भैया, आने वाली पीढ़ियां रोएंगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको भी समझ में आ गया था कि जब बैटरी बनने के बाद, यूज होने के बाद, ये जो कॉपर सल्फेट जो है, वो जो यूज होने के बाद जो बचेगा, कुछ इसका वेस्ट बचेगा, कहाँ जाएगा? हाँ, पंच महाभूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। पंच महाभूतों में जाना है, नहीं तो पानी मिलाएंगे, जमीन में डालेंगे, या कुछ भी करेंगे, तो नहीं भैया, नहीं करना भैया। दीपक की रोशनी में पढ़ो, पढ़ाओ, जीवन जियो, नहीं लागू करना। तो मोर की गर्दन लिख दो, कॉपर सल्फेट लिखने की जरूरत ही, नीला तोता लिखने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि कोई अगर, हाँ लिख के रख देंगे, ज्ञान हमें मिल गया है, उसको डॉक्यूमेंट करके रख दिया है, लेकिन जनमानुस के लिए नहीं तो एक का खुराफात चलेगा। ऑप्शन, वही भी ना, ऑप्शन दे दोगे तो फिर यार, मैं तो राजा, मान लो राजा के लिए भी नहीं उपलब्ध कराया। देखो आप, बड़ी बात क्या है, राजा आज जैसे ये है कोई टेक्नोलॉजी में बताया ना कि फिल्म स्टार के लिए पास एलईडी टीवी था, जनमानस की बात है। तो राजा भी कहता था, अरे क्या बात है, क्या टेक्नोलॉजी है, मेरा पंखा वंखा कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, भाई मेरे लिए तो लागू करो। तो राजा के पास आ गया, लेकिन उसको भी नहीं अलाउड था। तू राजा है, तेरे पास, तू भी दीपक में रहे। इतना सेक्रीफाइस हमारे लोगों के लिए नहीं दिया, कि उन्होंने चूज किया कि नहीं भैया, बैलगाड़ी रख, कार बना दोगे तो फ्लाइट बना, ये एयरलाइंस बना दोगे, ये तो क्या करोगे, आज सुबह दिल्ली में खाना, शाम को हैदराबाद में डिनर करोगे, अपने गांव को छोड़ के तो उधर भागते रहोगे। और भाग भी रहे हम लोग, भाग भी रहे, देख रहे हैं ना आप, कि यहां से वहां चले जाएंगे, वहां से वहां चले जाएंगे, फ्लाइट है 2 घंटे लगेंगे, चले जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ी पे रहे। अरे गांव छोड़ के 20 किलोमीटर दूर ज्यादा है कहीं नहीं। अपने गांव को अपनी दुनिया समझना है, दुनिया को अपना गांव नहीं समझना है। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस था हमारे उनका। तो ये जानबूझकर, जो आज हम उसको पिछड़ापन कह सकते हैं, आज के लोग जो हैं, तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, उसको पिछड़ापन कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत आगे की सोच थी वो, कि हम प्रकृति के नजदीक रहना ही उसको मानेंगे, कि प्रकृति के नजदीक रहेंगे भैया हम। तो बात समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं? ठीक है ना। तो ये चीज आज आपका फोन आपके मानस पे कितना प्रभाव, आगे आने वाले बच्चों पे कितना प्रभाव डालने वाला, हम सोच ही नहीं रहे। आप 500 साल की तो बात छोड़ो, हमारे बच्चों की भी नहीं सोच रहे हैं, कि उनको हमने डेटा दे दिया, उनको हमने फोन दे दिया, कि अरे तू स्कूल जा रहा है, मुझे पता रहना चाहिए तू कहाँ है। तो माता पिता छोटे छोटे फोन बच्चों को दे दिए, बड़े फोन नहीं दिए, लेकिन है तो भूमिका वही। जूस की दुकान पे बचपन में मुझे याद है, मेरे दोस्त कहते थे, वो जूस की दुकान में फ्रूट बियर होती थी, जूस की दुकान पे हम जूस पीने जाते,
किसी जूस की दुकान पे गए, जूस पीने गए, देखा फ्रूट बियर, तो क्या था, केमिकल मिला होगा, फ्रूट बियर है, तो अभी फ्रूट बियर पियो, फिर बियर पियोगे, फिर शराब पियोगे। तो दुकान वाला भी कहता था अरे ये तो फ्रूट की बियर है, तो फ्रूट जूस लिख दो ना, बियर क्यों लिखा है? लिख सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें बियर से इंट्रोड्यूस कराना है। फ्रूट बियर भी पियोगे, अरे मैंने फ्रूट जूस बियर पिया था, सही है यार, अरे बियर पी ले, कुछ नहीं था, फ्रूटी तो नहीं है उसमें, बियर तो है, खत्म। ये क्या है, हम अपने बच्चों को पिला देते हैं बिना सोचे समझे, तो मानस तो वही बन रहा है ना। तो इसीलिए आप बात समझ जाइए अपने बच्चों को। और मैं ये देख, इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, अरे अच्छा इतना गहराई से सोचना कैसे करेंगे, आप तो सोच लेते हैं सब सोच, देख सोचना कुछ नहीं, आप सिर्फ, मैं कहता हूँ 500 साल की मत सोचिए, क्योंकि अब वो समाज रह नहीं गया। आप बात समझ रहे हैं, पहले क्या था, कोई कुम्हार, जैसे मैंने बताया, किसी मोची ने, आज आप जैसे मारवाड़ी लोग हैं, वो कहीं भी जाके धंधा शुरू कर लेते, अपना कर देना, कर लेते, अच्छा प्रॉफिट कमा लेते। पहले ऐसा नहीं था। आप मान लीजिए किसी गांव में लोहारी सीख सकते हैं, लोहार नहीं बन सकते। आपने लोहारी सीख ली, अब मैं सीख लिया, अब मैं जाके किसी गांव में जाके बस जाऊंगा लोहारी काम में, नहीं, आपको अलाउड नहीं था कि कहीं भी जाके किसी के भी धंधे पे कब्जा कर लो, नहीं। बाकायदा किसी गांव में यदि आपको आना है, बाकायदा 10-12 साल लगते थे उस गांव को आपको अब्जॉर्ब करने में, उसकी पद्धति थी, ऐसा नहीं कोई आने नहीं देता था कि भैया तू किसी गांव में आए, भैया बसना है तुझे, अच्छा चलो भाई तेरे लिए कोई व्यवस्था करते। तो मान लो उस गांव में 10 कुम्हार हैं, मान लो आया, लोहार हैं, 10 लोहार हैं, तो 10 लोहार में इसका एक एक घर उसको दे दिया जाता था। मतलब एक लोहार मान लीजिए 10 घरों में सामान अपना भेजता है, तो एक एक घर उसको दे दिया जाता कि भाई तेरा भी जीवन यापन चलता है, सम्मानजनक जीविका की व्यवस्था रहे। लेकिन आज क्या है, आज जो शहर है, नगर है, मान लीजिए कोई गोत्र व्यवस्था के अनुसार अपने परिवार की व्यवस्था के अनुसार विवाह नहीं करना चाहता, समझ रहे ना, उन्होंने गोत्र में विवाह करना है अपने ही, तो आगे जनरेशन खराब हो जाएंगी। देखो लोगों को बात यह है कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान को सिर्फ इस रूप में पहुंचा दिया गया कि भैया गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे विज्ञान का नहीं समझ में आया। तो एक पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक आते आते सिर्फ ये होगा, अरे सेम गोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, बस कह दिया ना, हमारे पुरखों ने भी नहीं किया, आप भी नहीं करोगे। उसका फायदा इन्होंने उठा लिया कि उन्होंने जान से मार दिया। लेकिन इस जान से मारने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सोचो उस विषय के विषय में कितना वो पक्के थे कि नहीं, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, उसके लिए किसी एक की जान भी लेनी पे ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन आज वो कानून ऐसा बना दिया गया कि वो अपराध कहलाता है। तो वो लोग, उनको गांव में शरण नहीं मिलेगी, तो शहर में है ना, शहर की करोड़ों लोगों की आबादी में घुल मिल जाओ, कौन किसको पूछता है। यहां तो कोई वो व्यवस्था थोड़ी ना है कि वो वहां पर वो तो व्यवस्था, यहाँ पर नहीं। यहाँ तो सब एक जैसे, कोई सब नौकर है तो सब नौकर है, किसी न किसी कंपनी के। कोई किसी को पूछता है किसी ऑफिस में? नहीं पूछता। लेकिन वो व्यवस्था आज क्या है, पैसे की। देखिए मैं आखिरी बात बोलता हूँ इसके बाद। बहुत लोग बोलते हैं अरे ये कई बाबा लोग जो है ये बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये सब बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आज के समाज के हिसाब से मैं यदि बात करूं तो वो सही कर रहे हैं। आज के समाज में क्या है, आपकी सफलता का सूचक जो है वो किसको माना जाता है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो। भैया कुछ कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो? नहीं कमा रहे हो तो आप फेल हो, कमा रहे हो तो आप सफल हो। नहीं कमा रहे हो तो आप फेल हो ना। कितनी सैलरी मिल रही है ये देख के तो शादी होती है। आप देखो, ऐड देखो अगर अखबार में, इतने इतने फिगर, एक उसके 6 फिगर सैलरी मतलब सैलरी फिगर देखकर ही वो शादी होगी उसकी। ये कह दो कि भाई आप देखो ऐड डाल के, किसान, वधू चाहिए किसान के लिए, गव्य सिद्ध के लिए बहू चाहिए, गाय गौशाला है, गौशाला वाले के लिए बहू चाहिए। उल्टा मतलब फोन आएंगे गाली निकालने को कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई है डालने का। आप समझ रहे हैं ना मेरे बात? मतलब जिस पैसे को देखकर आप वर और वधू का चयन करते हैं, आप समझ रहे हैं? जिस पैसे को कमाने के लिए शादी के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे से दूसरे शहरों में रह रहे हैं, अच्छी सैलरी है इसलिए भैया छोड़ नहीं सकते, और उस अच्छी सैलरी कर क्या रहे हो पता नहीं, परिवार के लेकर। परिवार कहाँ है? वो वहां है, वो वहां है।
बच्चे हुए तो या तो उसके पास रहेगा मेरे पास रहेगा, तो तुमसे तो तलाकशुदा अच्छे यार। भाई तुम ऐसा, तुम्हें क्या चाहिए तुमको कि तुमको पैसे ही, मतलब पैसे की इतनी बुक। तो मैं कहता हूं आज का समाज आपकी सक्सेस को, आपके रिश्तों को कौन डिसाइड कर रहा है? पैसा कर रहा है डिसाइड। तो पैसा भी महत्वपूर्ण है या पैसा ही महत्वपूर्ण है? ये ही और भी का फर्क नहीं समझ पा रहे लोग।